नमस्कार। मैं जगदीश प्रसाद पारीक, निवासी ग्राम मजीतगढ़, तहसील श्री माधोपुर, जिला सीकर, राजस्थान राज्य अंतर्गत का किसान हूँ। और मेरा जन्म खेतीहर परिवार में, किसान परिवार में हुआ था। और पैतृक धंधा हमारा खेती का ही रहा है। हमारे परिवार में 4-5 पीढ़ियों में कोई भी आज तक सरकारी नौकर नहीं हुआ है। हम सब ने मिलकर के केवल जीवनोपार्जन के लिए खेती का व्यवसाय ही किया है और पूरा परिवार खेती से जुड़ा हुआ है। और मैं यहाँ जो रह रहा हूँ वो मेरे मामा जी का घर है, मेरा ननिहाल है। और मैं बचपन से ही ननिहाल में मामा जी के यहाँ रहता हूँ। इनके कोई संतान नहीं थी, इसकी वजह से इन्होंने मुझे जन्म से यहाँ रखा है। इनके यहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई की है। जो जिस ज़मीन पर मैं अब बैठा हुआ हूँ वो ज़मीन भी उनकी थी, लेकिन वसीयत के तौर पर उन्होंने मुझे दी है। तो इस पर मैं उनके साथ 1957 से खेती करता आया हूँ। जब मैं 8 साल का था स्कूल में गया उस वक्त से, और सुबह 10 बजे पहले सब्ज़ी बेचना, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक सब्ज़ी तैयार करना, ये मेरा क्रम चलता रहा। इसके बाद सन 1968 तक लगातार मैं यही व्यवसाय करता रहा। और 1 रुपये सवा रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस वक्त मैं बेचता था, गोभी बेचता, वो सब्जियां बेचता। उसमें मुख्य सब्जियां थी बैंगन है, टमाटर है, या फिर ये कद्दू वगैरह, ये यहाँ की साधारण सब्जियां थी। और सन 1968 में मैं मैट्रिक के बाद यहाँ से चला गया और जाने के बाद मैंने ONGC में ज्वाइन कर लिया और ONGC में मैं 8 महीने रहा। लेकिन 8 महीने के दरमियान जब मैंने हिसाब लगा कि यहाँ देखा कि मैं 1000 किलोमीटर दूर हूँ और दूर होने के बाद भी मुझे वो पैसा नहीं मिल रहा है जो मैं घर में कर लेता, तो वो छोड़ करके मैं वापस यहाँ आ गया। और 1970 में 18-12-70 को यहाँ विद्युत कनेक्शन मुझे मिल गया और वो मिलने के बाद मैं यहाँ पर खेती कर रहा हूँ। मैं जो खेती कर रहा हूँ वो सब ही जैविक प्रणाली से है। पूर्ण रूप से तो हम इसको जैविक नहीं कह सकते, क्योंकि जैविक वो होती है जिसमें पूरा काम ही जीवों द्वारा होता है। जैसे बुआई करना भी जीवों का काम है, हल से बोना, हल से बैलों से पानी निकालना, बैलों से गाठा गा के अनाज निकालना, ये सब काम जैविक खेती में आते हैं। लेकिन वो सब साधन तो है नहीं मशीनरी युग में। ट्रैक्टर से हम खेती करते हैं, बिजली के कनेक्शन बिजली द्वारा या सौर ऊर्जा द्वारा दोनों से सिंचाई पिलाई करते हैं, अनाज ट्रैक्टर से निकलवाते हैं। इसलिए इसको लोगों को समझाने के लिए केवल जैविक इसका नाम दिया गया है। बाकी मैं ये सीख सकता हूँ आपसे कि मैं जो खेती कर रहा हूँ जहर मुक्त खेती है। इसमें किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं है, न किसी कीटनाशी का स्प्रे होता है, न ज़मीन में किसी अन्य जहर का प्रयोग करते हैं। और जब इनमें जो बीमारियां होती हैं, सब्जियों में भी बीमारियां कई बार होती हैं, तो जो इनका ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, वो देसी तरीके से आक, नीम, खीरा, गरतुम्बा, गरमुंडा, बालम खीरा, छाछ, गोमूत्र इत्यादि जो परंपरागत संसाधन हैं उनको ही सड़ा गला करके इसमें प्रयोग किया जाता है। और उस प्रयोग से ही हम हमारी फसलों को बचाते हैं। ये प्रयोग करके मैंने आसाम में भी चाय पत्ती में जो लीफ फ्लाई लगती है, जिससे वहाँ की बहुत बड़ी तादाद में फसलें ख़राब हो रही थी और वो सब रासायनिक कर रहे थे, उनके ऊपर सरकार की ये पाबंदी आई कि जैविक करो। और रसायन से वहाँ पहाड़ों से जो जंगली जानवर आते हैं वो मरते हैं। तो उन्होंने जैविक जब शुरू किया तो बीमारियाँ उनकी काबू में नहीं आई। तो वहाँ जाकर भी मैंने ये नीम के पत्ते हैं, आक है, हल्दी है, गरतुम्बा, गरमुंडा, इनसे उनका इलाज करके और करीब 90% फसल को बचाया। और आज सब लोग वो जैविक पद्धति से ही कर रहे हैं। तो जैविक पद्धति तो नाम हमने इसका दे दिया, सब जैविक पद्धति के नाम से जानते हैं, लेकिन बाकी ये जहर मुक्त खेती है। इसमें किसी प्रकार का कोई जहर नहीं है। और 1970 के बाद जब मैं आया तो
हर आदमी अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है, तो मैंने मेरी इनकम को बढ़ाने के लिए लौकी है, तुरई है, घिया है, कद्दू है, इन सब में जो खाद है उसका कंपोस्ट बनाकर, सुपर कंपोस्ट बनाकर, वर्मी कंपोस्ट बनाकर, जिप्सो कंपोस्ट बनाकर, ये सब तरह के कंपोस्ट खाद बना करके और मृदा में डाले, और मृदा में इतनी मृदा की शक्ति बढ़ा दी ताकि जो भी मैं सब्जी बनाऊँ वो सब्जी बहुत अच्छा फल दे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में बेस्ट रहे, और वो चलती रही। लेकिन जब 82 में पंसारी हॉस्पिटल श्री माधोपुर का उद्घाटन करने के लिए तत्कालीन कृषि मंत्री थे बलराम जाखड़, वो यहाँ आए थे, और उनको मैंने शुरू में गोभी का फूल भेंट किया था 9 किलो का। तो वो देख करके वो आश्चर्य में रह गए, और सब पब्लिक ने जो देखा सार्वजनिक रूप से 20,000 आदमियों में मैंने भेंट किया था। और उसके बाद मेरा मनोबल बढ़ गया, और मैं ये चाहता था कि मैं विश्व रिकॉर्ड बनाऊं, और विश्व रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में मैंने 9 किलो से 25 किलो 150 ग्राम तक बनाकर विश्व के दूसरे पायदान पर मैं हूँ। लेकिन मुझे जो मैंने घिया की 6 फुट लंबी उसको छोड़ना पड़ा बीच में, तुरई 7 फुट लंबी की उसको छोड़ना पड़ा, कद्दू को छोड़ना पड़ा, बैंगन को छोड़ना पड़ा, सब, क्योंकि सब सब्जियों को साथ लेकर मैं विश्व रिकॉर्ड बनाने में सक्षम नहीं था। इसलिए सबको छोड़ करके केवल मैं गोभी में लग रहा हूँ। और गोभी है जिसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, दोनों तरह की पत्ता गोभी, ब्रोकली, चुकंदर, ये जो यहाँ की सभी तरह की मूली वगैरह, धनिया, पालक, ये सब सब्जियाँ बो करके रोज़ मंडी में देते हैं। हमारे परिवार का भरण पोषण का एक ही मात्र साधन है यही, और इसी से हम इसमें पूरे परिवार का गुजारा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब मेरे सामने ये समस्या आई कि हर किसान के साथ बीजों में धोखाधड़ी होती है, हर किसान के साथ हर टाइम का बीज दे करके उसकी पूरी फसल को नष्ट किया जाता है, तो मैंने गोभी का शुरू में वो किया, परीक्षण किया, और गोभी के फूल से बीज तैयार किए, और 2-3 साल में मुझे सफलता मिली। मेरे पास एक ऐसा बीज है जिसको कृषि हमारे जोबनेर यहाँ जयपुर दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में इसका 4 साल तक परीक्षण किया गया 5 कंपनियों के बीजों से, और ये बीज उनमें सब में प्रथम आया। और इस बीज की ये विशेषता है कि ये जून से लेकर के अक्टूबर तक एक ही बीज बार बार बोया जा सकता है। तो ये विशेषता वाले बीज अन्य दुकानों पर उपलब्ध नहीं है। अब की बार भी मैंने जो बीज तैयार किए थे वो बहुत से किसानों को बांटे। किसानों के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात आदि के किसानों के लिए IIM अहमदाबाद के थ्रू जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा वो चलता है, उसमें बीज भेजा था कि हर किसान को 10-10, 20-20 ग्राम बीज प्रयोग के लिए दिया जाए। ये करीब 5 साल से मैं भेज रहा हूँ, उनका बहुत अच्छा उत्पादन हो रहा है। मैं उत्पादन और भी ज़्यादा करता, लेकिन अभी मेरा पेटेंट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि किसान हूँ मैं, और किसान के सामने ये समस्या होती है कि हर किसान का जो है वो नहीं, अगर मेरी जगह कोई साइंटिस्ट होता तो उसका पेटेंटीकरण में इतना वो नहीं आता, लेकिन मेरे में थोड़ा ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात, मैं सभी किसानों से यही कहूँगा कि अब जो युग बदल रहा है, क्योंकि पहले तो हमारे सामने ऐसी समस्याएं थी, खाद्यान्न की भी समस्याएं थी, सब्जियां भी यहाँ ज़्यादा नहीं होती थी, दूध उत्पादन भी यहाँ ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन आज ये है कि खाद्यान्न पर भी हम आत्मनिर्भर हैं। हमारा बाहर जाता है, और जाने के अलावा जितना हम खाते हैं उतना सड़ भी जाता है हर साल। तो मैं आप लोगों से, किसानों से, या जो कृषि क्षेत्र के बच्चे हैं, उन सब से यही कहूँगा कि अपने गार्जियनों को समझाएं और ऐसी चीज़ें बोएं जिसमें किसी प्रकार का रसायन नहीं हो, किसी प्रकार का दवा का छिड़काव नहीं हो, क्वालिटी और क्वांटिटी में दोनों में ही उनका उत्पादन बढ़िया हो, ताकि हमारी जनता, हमारे देशवासी उसको खाएं और उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। या हम बाहर के देशों में भी भेजें तो उनके पैसे जहर मुक्त होने के कारण हमें ज़्यादा मिले। और दूध का उत्पादन है
उसको भी बढ़ाएं, पशुओं को जो चारा खिलाएं उसमें भी किसी प्रकार का दवा का छिड़काव न करें। और सबसे ये है कि अमृत जो उत्पादन करते हैं वो अमृत समान हो, ताकि अमृत जैसे गुण करता है वैसे ही हमारा जो उत्पादन है वो आम नागरिक के लिए अमृत हो। और इसके अलावा दूसरा बात ये कि हर किसान के पास उसके संसाधन हैं, उन संसाधनों को प्रयोग में लेते हुए खेती पर जितना कम से कम खर्चा हो वो कम से कम खर्चा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लें, ताकि किसान का जो उत्पादन बढ़ेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि 2022 तक आम किसान का जो उत्पादन है वो कम से कम 2-2.5 गुना बढ़े, किसान को लाभ हो। तो वो जब भी साकार हो सकता है जब किसान खेती पर कम लागत में ज़्यादा उत्पादन करें। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है स्वयं अपने गोबर के पशुपालन करें, उनके गोबर से कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जिप्सो कंपोस्ट आदि सड़ा गला करके बनाएं और कम खर्चा लगाते हुए, रासायन का कम प्रयोग करते हुए उत्पादन करें। उत्पादन का अच्छा ग्रेडिंग करके और मार्केट में ले जाएं ताकि उसके अच्छे पैसे मिलें। यही किसान की समृद्धि लाने का एक सबसे बहुत बेहतरीन तरीका है। और जब तक, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है भारत की वो पूरी ही खेती पर डटी हुई है, और जब हमारा जो उत्पादन है वो श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हमें जो बाहर से हमारा जो माल बाहर जाता है, दूसरे देशों में जाता है, वहाँ से भी हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। अब एक छोटा सा मेरा सवाल है कि हर किसान अपनी ज़मीन में 2-4 बीघा, पानी की कमी हो रही है और पानी की कमी के कारण 2-4 बीघा सरसों का प्रयोग करता है, सरसों बोता है। सरसों से क्या होता है, उसको नगद पैसा भी अच्छा मिल जाता है और उसके पत्तों से सर्दी में अपने जानवरों को भी पालन पोषण कर लेता है। तो सरसों का प्रचलन है, हर किसान बोता है। लेकिन किसान सरसों बोने के बाद सरसों की तारे मिरे की, ग्वार का चारा आदि उसके पास जो होते हैं वो जलाने के लिए भट्ठे वालों को, ईंट का जो भट्ठा होता है उनको जलाने के लिए देते हैं। तो मैं उन किसानों से ये निवेदन करूँगा कि उस चारे को बेचकर वो अपने खेत पर उसको खूब अच्छी तरह से निकालते ही एक ढेर करके खूब अच्छी तरह भिगोएं, और भिगोने के बाद उसमें अगर हो सके तो गाय भैंसों का गोबर ले करके उसको चारों तरफ से ढक दें और उसमें 1 महीने में 2-3 बार पानी डालें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 6 महीने बाद जब वो सरसों का तूड़ा पूरी बरसात के पानी डालने से गल जाएगा, और गलने के बाद उसको उठा कर आप ज़मीन में गिरोगे तो आपको 5 साल ज़मीन में ना गोबर का खाद डालने की आवश्यकता होगी, ना कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट डालने की आवश्यकता होगी, और अन्य सभी प्रकार के। तो ये एक ऐसा तरीका है कि वो किसान की खाद की आदि समस्या का निवारण करता है। दूसरी बात रही, खाद के अलावा किसान को चाहिए बीज। तो बीज अगर किसान बाहर से लाता है तो बाहर से लाया हुआ बीज, आज अगर बाजरे का बीज किसान खरीदेगा तो 300-400 रुपये में उसको 1 किलो बीज मिलेगा, या एक थैली 1.5 किलो की जो होती है वो 400 रुपये के करीब, 500 रुपये के करीब मिलती है। अगर एक बार किसान का बाजरा रुल जाता है बरसात की वजह से या अन्य किसी से, तो किसान को बहुत भारी नुकसान होता है। तो मैं ये कहूँगा कि किसान अपना बीज स्वयं तैयार करें। अपनी खेती में जो पिछले बार के बोए हुए सिट्टे हैं उनको सलेक्शन करके, सिट्टों को तोड़ करके अपने पास रखें, और जब बोने का समय है उस वक्त उस बाजरे को निकाल करके अपने खेत में डालें। इसी तरह मूंग का, तिल का, ग्वार का, हर तरह के जो बीज हैं वो किसान स्वयं अपने यहाँ तैयार करके, अपने द्वारा तैयार किए हुए बीजों को ही आप स्वयं काम में लें। अन्यत्र से बीज, तो किसान के पास खाद का खर्चा बच गया, बीज का खर्चा बच गया, बाज़ोत उसकी बच गई। और बाज़ोत के अलावा जब तक जितना हो सके सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। तो सौर ऊर्जा में क्या होता है कि जो पैसा लगता है वो एक ही बार लगता है, हर महीने किसान को बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है। और बिजली के बिल के अलावा मेंटेनेंस का भी खर्चा जो बिजली का आता है उससे कम सौर ऊर्जा का आता है। अतः हर किसान बिजली के अलावा सौर ऊर्जा का को ज़्यादा प्रयोग मिले, ताकि उसको ये
तो 3 चीज़ें किसान की ये हो गई। अब चौथी चीज़ किसान के पास सबसे जो मेन है वो ये है कि मार्केट उसको नहीं मिल रहा है। तो मार्केट के लिए वो अच्छी तरह से ग्रेडिंग किया हुआ माल रखे। और जिस जगह अब तो कानून ऐसे हो गए कि किसान हर जगह अपना, पहले किसान दूसरे ज़िले में, दूसरे प्रांत में ले जा कर के माल नहीं बेच सकता था, लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें ये बहुत बड़ी सौगात दी है कि हमारा जो उत्पादन है वो देश के किसी भी कोने पर जहां हमें माल मतलब बिकता है, अच्छे पैसे मिलते हैं, वहां ले जा कर के बेच सकते हैं। तो ये सुविधाएं सब हमारे पास इकट्ठी हो गई। तो ऐसी स्थिति में हमें उनका पूरा लाभ उठाना चाहिए और किसान को खाद, बीज और ये सब चीज़ें स्वयं की हों। अगर फसल में किसी तरह की बीमारी हो तो हमारे यहाँ नीम, आक, गरतुम्बा, गरमुंडा आदि चीज़ें हर वक्त उपलब्ध हैं। उनको सड़ा गला करके अगर हम उनका स्प्रे करेंगे तो किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। एक कहावत है कि जिस देश में आक और नीम है तो चंदन क्या करेगा, और बूढ़ी दिल्ली का मुकाबला लंदन क्या करेगा। तो आम और नीम हमारे पास हर वक्त जब उपलब्ध हैं तो हमें मेडिसिन लेने की कोई दरकार नहीं है। इस प्रकार अब इस युग में हम जितना जैविक खेती को बढ़ावा देंगे, जितना जैविक खेती की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, बल्कि तो ये ऐसा एक पाठ्यक्रम भी होना चाहिए कि जो हमारे बच्चे आज सरकारी कॉलेजों में, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जहाँ एग्रीकल्चर है वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक जहर मुक्त खेती या जिसको जैविक खेती कहते हैं, जैविक खेती का एक लेसन भी उनके लिए होना चाहिए, ताकि वो उनको पढ़ करके उनका स्टार्टिंग वहीं से हो, उनका रुझान वहाँ से हो, ताकि वो अपने परिवार में जा कर के सब बताएं। जहर अगर डाल रहे हैं परिवार वाले तो उनको मना करें, और ऐसी स्थिति में ये सुधार हो सकता है कि वो इसको करें। मैं ये चाहता था कोविड-19 से पहले, जो मार्च से पहले, कि अब की बार जून में हमारे जो जयपुर है, सीकर है, ये अपना नागौर है, ये आसपास के जितने भी ज़िले हैं सबके सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल हैं या जो सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें जा कर के 1-1 घंटा 2-2 घंटा बच्चों को जैविक खेती के बारे में मैं बताऊं, क्योंकि हमारे जितने भी जो बच्चे हैं वो सब ही ग्रामीण क्षेत्र के हैं और उनमें 70% जो अध्यापक हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं। तो उन दोनों को बिठा करके उनको समझाया जाए, ताकि अभिभावक के साथ टीचर भी परिवार वालों को समझाएं, उनके अभिभावकों को समझाएं और बच्चे भी समझाएं, और एक ये जो हमारी मुहिम है वो आगे बढ़े और आगे आने वाले जितने भी बच्चे हैं वो जैविक खेती से जुड़ जाएं। इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर सन 1964 से जब खाद्यान्न समस्या थी उसका समाधान नहीं हो पाया, ऐसी स्थिति में इसको लागू किया गया था। लेकिन जब हम हर तरह से सक्षम हैं आज, और हमारा जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, आज हर गरीब के घर में 10-5 बोरी गेहूं की मिल जाएगी। जिसको हम गरीब कहते थे, जिनके यहाँ 10-5 किलो गेहूं मिलता था, उनके यहाँ 10-5 बोरी गेहूं की हैं। तो खाद्यान्न की जब इतनी समस्या नहीं है तो फिर इसमें जहर क्यों मिलाया जाता है। तो ये एक हमारी परंपरा में है कि हम जहर मुक्त खेती जो कर रहे थे उसको छोड़ करके और आज इस तरह आ गए हैं। लेकिन वापस हमको घूम करके उस सन 1960 से पहले की स्थिति में जाना पड़ेगा। अगर 5 साल लगातार जिस स्थिति में हैं उसमें अगर और आगे बढ़ गए तो ऐसी ऐसी बीमारियां हर परिवार में लागू हो जाएंगी जिनका आगे जा कर के कोई समाधान नहीं है। तो मैं सभी से यही कहता हूं कि जैविक खेती को बढ़ावा दें, पशुपालन करें, और पशुपालन के साथ जो मेडिसिन काम में ले रहे हैं वो परंपरागत हो, बीज स्वयं का हो। अगर पानी की समस्या है तो बूंद बूंद सिंचाई को अपनाएं, और अगर किसी भाई के पास से पानी गुजरता है तो वाटर रिचार्ज करें। बरसात के पानी को भी व्यर्थ बह करके नहीं जाने दें, क्योंकि बरसात का जो पानी होता है वो आगामी फसल में 25% तक काम करता है।
और हमारा जो बरसात का पानी है वो बह कर के नदियों द्वारा जाके समुद्र में मिलता है, जो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। इसलिए वाटर रिचार्ज करना भी किसान के लिए बहुत हितकर है। तो इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अगर किसान करें तो बहुत कम लागत में अच्छा मुनाफा कर सकते हैं। और यही एक है जो आपके प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करेगा, और उसमें आपको सहयोगी होना बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा।